आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी ऑनलाइन और मैं हूं तेजपाल शर्मा। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक की जो एक वैसे तो सामान्य टॉपिक है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से और एकेडमिक एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। तो ये ऐसा टॉपिक है जो कि कक्षा 4-5 से लेकर के और जितना भी बड़ा स्टूडेंट्स है या जिस भी क्लास का या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हर एक स्टूडेंट्स को उसका पता होना चाहिए। और ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से लगभग हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। भूगोल का ये टॉपिक है। तो ये टॉपिक जो है आज शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था वैसे ही कि हम जो है अगली क्लास में जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे और वो सारी चीज़ें हम जो है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो पृथ्वी है वो बिल्कुल गोल नहीं है। एक बात का ध्यान रखना, पृथ्वी जो है वो बिल्कुल गोलाकार नहीं है। वो क्या है, ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और बीच से कुछ उभरी हुई है, ऐसी है। चलिए दिखा देते हैं। ये एक प्रतिरूप है, पृथ्वी का प्रतिरूप है, ठीक है। और ये जो बिल्कुल जैसे पृथ्वी है इसी तरीके से है, ठीक है। अब देखिए, इसी के माध्यम से आज हम सारी चीज़ें जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि ग्लोब की अवस्था जो है, ग्लोब को देखने पर हमें पता चलता है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अक्ष देखिए, समझेंगे। ये जो इसके ध्रुव है, ये जो बिल्कुल टॉप एज है, ये बिल्कुल बॉटम एज, ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको कहते हैं ध्रुव। यानी ये जो ऊपर का, जैसे कि हमने नक्शे में पढ़ा था कि ऊपर जो होती है दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो वैसे ही इस नक्शे में देखेंगे तो ये ऊपर वाला भाग उत्तर है, नीचे वाला भाग दक्षिण है, ये भाग पूर्व है और ये दिशा पश्चिम है। तो इसमें मैं आपको बिल्कुल पास में आके दिखा देता हूँ कि यहाँ इसके आप देखेंगे तो बिल्कुल दो भागों में बांटने वाली एक रेखा है। बिल्कुल दो भागों में बांटने वाली एक रेखा है। पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं है, बल्कि एक काल्पनिक रेखा है। यानी ये जितनी भी रेखाएं हैं एक्चुअल में पृथ्वी के ऊपर है नहीं, लेकिन उनको माना गया है। और किसी भी पॉइंट को ध्यान में रखने के लिए या किसी भी स्थान को जो है पता लगाने के लिए इन लाइनों का जानना बहुत ज़रूरी है। यानी इन लाइनों का ज्ञान होगा, इन रेखाओं का ज्ञान होगा तो हम आसानी से किसी भी स्थान को बता सकते हैं, उसकी वास्तविक स्थिति बता सकते हैं। तो देखिए, इसके बीच में एक रेखा है, ये बिल्कुल बीच में रेखा है इसके, और उस रेखा को जो है बिल्कुल इसके मध्य में है। यानी ये इसको मान लेते हैं पूरी पृथ्वी है और पृथ्वी के बिल्कुल बीच में एक रेखा खींची हुई है जो पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। उसको हम कौन सा कहते हैं, भूमि। यानी पृथ्वी का नाम दूसरा भू कह देते हैं, और मध्य यानी बीच में। यानी ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। तो देखिए, भूमध्य रेखा कौन सी है, तो भूमध्य रेखा ऐसी रेखा जो पृथ्वी को पूरे दो भागों में, बराबर दो भागों में बांटती है, ठीक है। अब देखिए, इस भूमध्य रेखा से ऊपर का जो सिरा है, ऊपर का जो हिस्सा होता है वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे का है वो क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो इसके गोलार्ध यानी गोलार्ध, गोला जमा अर्ध, दो शब्दों से बना है। तो ये गोला, ये पूरा गोला है, इसके आधा भाग कौन सा, ऊपर वाला आधा भाग उत्तर और नीचे वाला आधा भाग दक्षिण। तो जो बिल्कुल बीच में रेखा है, ये रेखा बिल्कुल पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। मैंने फिर पहले कहा था, फिर मैं कह रहा हूं कि ये रेखा पृथ्वी पर वास्तविक नहीं है, ये मात्र काल्पनिक रेखा है, मानी गई है, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, ठीक है। अब देखिए, इस रेखा के ऊपर कुछ रेखाएं और हैं और नीचे हैं, इसके बिल्कुल समानांतर रेखाएं हैं, बिल्कुल समानांतर रेखाएं हैं। यह रेखा जो है वो पृथ्वी के बिल्कुल इसके बीच में है, ठीक है। तो बीच में इसलिए इसको कहते हैं 0 डिग्री रेखा। और देखिए, इस तरह की जो रेखाएं होती हैं जो बिल्कुल इस तरीके से जो है आड़ी रेखाएं जो हैं, पिछली क्लास में मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये जो आड़ी रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। तो ये जो भूमध्य रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। कितनी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब देखिए, इसके ऊपर भी बहुत सारी रेखाएं हैं, नीचे भी बहुत सारी रेखाएं हैं। उससे पहले एक चीज और कि ये पूरा एक गोला है और गोले का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। अब आपके सामने इसका आधा भाग दिखाई दे रहा है, यानी कि इधर यहां से लेकर के और इधर तक और इधर से इधर तक पूरा अगर करें तो 360 डिग्री होता है। लेकिन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिण ध्रुव तक ये जो बिल्कुल फ्रंट में जो हिस्सा है
ये कितना है, ये उसका आधा हो जाएगा क्योंकि आधा भाग हो गया, तो ये होगा 90 डिग्री, या सॉरी पूरा जो है 360 होगा, ठीक है, इधर से इधर और ये पूरा 360 है, और उसका जो आधा होगा ये 180 हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 180 डिग्री कहां से कहां तक, इस उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक कितना है, 180 डिग्री है, ठीक। तो 180 डिग्री है, तो ये आधा बीच में ये 0 हो गया, तो ये ऊपर वाला कितना होगा और ये नीचे वाला कितना होगा, यानी इसको अगर दो भागों में बांटे तो 90 डिग्री ये हो गया और 90 डिग्री ही ये हो गया। यानी कि ये जो पूरा हिस्सा है वो पूरे आपको फ्रंट एक साइड में दिखाई दे रहा, दूसरा साइड आपको हाइड दिखाई नहीं दे रहा, तो पीछे की साइड जो वो 180 है, 180 सामने का, कुल मिलाकर के 360 होता है, ठीक है। तो ये सामने वाला जो है यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा, 90 डिग्री, यानी कि ये 0 डिग्री है, तो ये पृथ्वी के प्रत्येक डिग्री के ऊपर एक एक रेखा है, कुल मिलाकर के ऐसे जो है पृथ्वी पर बिल्कुल इस तरीके से पूरी एक एक रेखा है, ठीक है। अब देखिए मेन जो आती है आपकी, वो यहां आती है 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर। अब देखिए भूमध्य रेखा ये अपनी ये 0 डिग्री है, और इससे ऊपर जो है वो कौन सी होगी, उत्तरी। तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा है वो रेखा कौन सी है। ऐसा आप रीट के एग्जाम की बात करें, दूसरे कंपिटिटिव एग्जाम की बात करें, सभी के अंदर ये चीजें पूछी जाती हैं। तो यहां जो उत्तर में है उसका नाम क्या है, ये रेखा कारक रेखा है। भूमध्य रेखा से ऊपर जो है वो कारक रेखा है, और भूमध्य रेखा के नीचे 23.5 डिग्री पर भी एक रेखा है, उसका नाम क्या है, मकर रेखा। ये दक्षिण में है, तो दक्षिण में कौन सी है, मकर रेखा। अब देखिए इनको याद रखने का एक तरीका बता देता हूं मैं, बिल्कुल सामान्य सा है। देखिए एक रेखा जो है ना वो तो इससे ऊपर है, और एक जो है वो कहां है, नीचे, ठीक। यानी भूमध्य रेखा से एक ऊपर, एक भूमध्य रेखा से नीचे। इन दोनों को याद करने का तरीका देखिए कि ऊपर जो है ना वो कौन सी है, कर्क रेखा, और नीचे कौन सी है, मकर रेखा। यानी ऊपर 3 शब्द, 3 + 2 बराबर कितने, 5, और 2 + 3 बराबर कितने, 5। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नीचे में 2 शब्द है तो इसके साथ 3 शब्द वाला रेखा आएगी, और ऊपर में 3 है तो इसके साथ 2 शब्दों में जिसका नाम है वो रेखा आएगी। यानी कुल मिलाकर के दोनों ऊपर और कारक इनके 5 जोड़ होता है, इसका 5 जोड़ होता है। इस तरीके से आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। उत्तर में जो है वो कारक रेखा और दक्षिण में मकर रेखा। चलिए ये रेखा यहां है, तो हमने 23.5 क्यों लिया, इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और ये इस तरीके से, यानी यहां से यहां पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे घूम रही है, ऐसे अपने अक्ष के ऊपर घूम रही है, नहीं अपने ध्रुव के ऊपर। यहाँ अक्ष जो है ये बीच का, बिल्कुल बीच का जो सेंटर बिंदु है इसको अक्ष कहेंगे, तो ये अपने अक्ष के ऊपर घूम रही है इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपने अक्ष पर घूम रही है, और ये क्या है, झुकी हुई है। तो ये इसके साथ साथ अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ जो है वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी इस तरीके से झुके होने के कारण जो है, अगर अदरवाइज तो ऐसे घूमती इसके चारों ओर, लेकिन क्या है ये झुकी हुई है, इस वजह से ये इस तरीके से इसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर जो है वो घूमती है इस तरीके से, ठीक है। बीच में सूर्य मान लेते हैं, तो ये इस तरीके से घूमेगी। तो क्या होगा कि सूर्य की किरणें जो है एक बार तो यहां जब होंगी तो ये नीचे वाले इसके ऊपर पड़ेंगी लास्ट टाइम में, ठीक है। और इधर जो जब नीचे आएगा तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध जो है यहां पर इसकी किरणें सीधी पड़ेंगी। तो इस कारण से क्या होता है कि 23.5 डिग्री हमने इसलिए लिया क्योंकि सूर्य की जो सीधी किरणें, बिल्कुल सीधी किरणें पड़ेंगी, ये वो लास्ट किरणें यहां तक पहुंचती हैं, और दक्षिण में यहां तक पहुंचती है। वो अगली क्लास में बताऊंगा कि कौन कौन सी तारीख को यहां सीधी किरणें पड़ती हैं और किस तारीख को यहां सीधी किरणें पड़ती हैं, वो बाद में बताऊंगा। तो सूर्य की किरणें लास्ट जो है ना सीधी भूमध्य रेखा पर तो पड़ती हैं, उसके बाद में इधर ऊपर जाती हैं, तो यहां पर लास्ट जो स्टेज है ये है, और दक्षिण में लास्ट स्टेज ये है, इसलिए हमने 23.5 डिग्री लिया है। दूसरी बात, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ये जो 23.5 ऊपर और 23.5 नीचे, ये जो पूरा एरिया है यहां पर लगभग जो है पूरे साल गर्मी रहती है, या फिर यहां गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध क्षेत्र। इसको हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि उष्ण का अर्थ होता है गर्म,
तो यहाँ जो ये जो एरिया है, यहाँ पर सूर्य किरणें लगभग पड़ती रहती है सीधी, तो ये जो है यहाँ पर गर्मी रहती है 23.5 तक। इसके बाद में यहाँ पर आती है एक रेखा और एक रेखा यहाँ है 66.5 डिग्री पर, 66.5 डिग्री यहाँ और 66.5 डिग्री उत्तर में, 66.5 डिग्री दक्षिण में। तो ये जो रेखाएं हैं यहां से और यहां के बीच में जो होता है ना, ये ताप, यहां मौसम जो है वो जब किरणें यहां पर पड़ेंगी कर्क रेखा के ऊपर, तो यहां गर्मी होगी, तो क्या होगा, उष्ण हो जाएगा, ठीक है। और जब किरणें इधर इसके ऊपर मकर रेखा पर पड़ेंगी तो यहां क्या होगा, फिर सर्दी हो जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा, सर्दी को हम कहते हैं शीत। तो ये जो इलाका है, ये इलाका 23.5 से लेकर के 66.5 के बीच में है, इसको हम कहते हैं शीतोष्ण। चाहे वो यहां हो, क्योंकि यहां पर किरणें सीधी पड़ेंगी तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा, ठंड हो जाएगी, शीत, और जब यहां पर वापस सूर्य आएगा तो यहां उष्ण हो जाएगा, तो ये क्या है, शीतोष्ण। यानी कि ये जो इलाका है यहां पर सामान्य मौसम रहता है, सामान्य तापमान रहता है कि गर्मी में थोड़ी गर्मी और सर्दी में थोड़ी सर्दी, तो इस तरीके से इसको शीत और उष्ण दोनों होने के कारण जो है शीतोष्ण। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिण दोनों तरफ जो एरिया है उसको हम कहते हैं शीतोष्ण। और 66.5 से लेकर के 90 डिग्री तक का ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर और इस एरिया के अंदर जो है सूर्य की किरणें बहुत ही कम पहुंच पाती हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं शीत कटिबंध क्षेत्र, शीत कटिबंध क्षेत्र, और ये भी हो जाएगा शीत कटिबंध क्षेत्र, ठीक है। तो ये हमने कटिबंध क्षेत्र जान लिए कि ये जो बिल्कुल भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर और नीचे, ये क्या है, ये टोटल जो है वो आपका उष्ण कटिबंध है। इसके ऊपर जो है वो 23.5 से 66 तक का और 23.5 से 66 का ये इलाका है, इसको शीतोष्ण कहते हैं, क्योंकि साल में एक बार यहाँ गर्मी पड़ती है, दूसरी बार सर्दी होती है। तो ऐसे में ये शीत और उष्ण दोनों है, और इससे ऊपर वाला है यहाँ लगभग ठंड ही रहती है, इसलिए इसको केवल शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो ये जो रेखाएं होती हैं, ये टोटल जो हमने इस तरीके की यहाँ भूमध्य रेखा से ऊपर और नीचे इस तरह की जो बिल्कुल समानांतर रेखाएं चलती हैं, इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। तो ये कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, और ये जो 66.5 वाली है इसको हम कहते हैं, जैसे दक्षिण में है तो दक्षिण ध्रुवीय वृत्त, दक्षिण ध्रुवीय वृत्त, और उत्तर में है तो इसको कह दिया उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, ठीक है। एक एक नाम इनका और है, जैसे यहां पर एक महाद्वीप है एंटार्कटिका, एंटार्कटिका, तो इसको जो है एंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। और यहां पर एक सागर है जिसका नाम है आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त इसको कहते हैं। तो ये रीट वाले अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, या दूसरे कंपेटिटिव एग्जाम वाले देख रहे हैं, तो कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि दक्षिण ध्रुवीय वृत्त इसको अंटार्कटिका वृत्त भी कहते हैं या दक्षिण ध्रुवीय वृत्त कहते हैं, और इसको आर्कटिक, क्योंकि यहां पर आर्कटिक सागर पड़ता है इसलिए इसको आर्कटिक वृत्त भी कहा जाता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए अक्षांश रेखाओं में अगर आगे बात करें तो बात आती है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच में लगभग कितनी दूरी होती होगी, यानी कि 1 डिग्री से 0 डिग्री से 1 के बीच, 1 से 2 के बीच जो है वो लगभग कितनी है, 111 किलोमीटर, लगभग 111 किलोमीटर की दूरी जो है वो 2 डिग्रियों के बीच में होती है। जैसे 1 से 2 डिग्री के बीच में 111, और फिर 2 से 3 के बीच में 111, 3 से 4 के बीच में 111। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने समझा है, और मैं एक बार फिर से ग्लोब दिखा देता हूँ। ये पृथ्वी जो है वो झुकी हुई है, वो कितने डिग्री झुकी हुई है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और ये किस दिशा से किस दिशा में घूर्णन करती है, तो ये इधर से, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर जो है पश्चिम दिशा, और ये इधर से इधर चलेगी। तो ये देखिए उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। इसी कारण जो है वो सूर्य हमेशा पूर्व में उदय होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सूर्य हमेशा पूर्व में उदय क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी की जो गति है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है।
अच्छा देखिए, एक चीज, पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे घूम रही है तो इस गति को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, एक अपने अक्ष पर घूमना और दूसरा सूर्य के चारों ओर घूमना। तो वो अगली क्लास में बात करेंगे। फिलहाल ये कि अपने अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं घूर्णन गति या दैनिक गति, क्योंकि इसके कारण दिन होता है, और उसको कहते हैं परिक्रमण गति, या फिर इसको कहते हैं वार्षिक गति, क्योंकि इसके कारण वर्ष पूरा होता है। यानी कि ये चक्कर, एक सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेती है पृथ्वी ऐसे, तो वो एक साल पूरा होता है, और अगर अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है उसमें एक दिन होता है। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब का, वहां से सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाद में घंटी का निशान आएगा उसको दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप हमारी वेबसाइट पर देख रहे हैं तो फिर यहाँ इस कोने पर आपको एक लोगो मिलेगा लाल रंग का, उस वीडियो के ऊपर, बिल्कुल वीडियो में ही, और उसको दबा दीजिए। दबाओगे तो सामने सब्सक्राइब का बटन आएगा, उसको दबा दीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए, या फिर आपको जो है नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको प्रेस कर सकते हैं सब्सक्राइब बटन को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपको सारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए जीएस ऑनलाइन क्लासेस के साथ।